अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और उस ज़ात से रहम मांगने की और इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। डियर स्टूडेंट, ये जो लेक्चर आपके सामने वाइट बोर्ड पर हम शो कर रहे हैं, इसका ताल्लुक़ उन वीडियो लेक्चर के साथ है जो कि मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले यूट्यूब के लिंक के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के रिलेटेड थे, वो शेयर किए थे। ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 वैन हॉर्न फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय मीग्स एंड मीग चैप्टर नंबर 13, और दोनों में ये लेक्चर आपको मिल सकता है थ्योरी की फॉर्म में। तो ये वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम डिस्कस किया करते थे। अब इसको फॉर्मली हम ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि इस स्टेटमेंट का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को अर्लियर जाना जाता था फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के नाम से। लेटर ऑन इसका नेम जो है वो विद द डेवलपमेंट कुछ चेंजेस के साथ इसका नेम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रपोज किया गया और बाद में उसी नेम के साथ इसको जाना जाता है। अब कैश फ्लो का जो वर्ड है इससे साफ ज़ाहिर है कि इससे कैश के इनफ्लोज भी हैं और आउटफ्लोज भी हैं, यानी कि बिजनेस में तमाम एक्टिविटीज़ में कैश जिन जिन जगहों पर इन हुआ है और जिन जगहों पर आपका ये आउट हुआ है उन तमाम एक्टिविटीज़ को कंसिडर करके ये स्टेटमेंट आपकी बनती है या बनाई जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले चंद एक बातों को माइंड में रखना ज़रूरी है ताकि आपको आगे चलकर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसको समझने में कोई इशू ना आए। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने पहले बोला है कि इसका नेम कैश फ्लोज है, तो हम जस्ट कैश आइटम्स को कंसिडर करेंगे। नॉन कैश आइटम जैसा कि डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है और ऐसे एक्सपेंसेस जैसे कि आपके जिनमें कैश की करंट पीरियड में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, इसमें जस्ट हम कैश आइटम्स को कंसिडर करेंगे, नॉन कैश आइटम्स को कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात कि वो आइटम्स जिनका कैश करंट ईयर में इन्वॉल्व नहीं होता उन्हें भी कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 इयर्स हों 2017, 18 एंड 19 और मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है 2018 की, तो मैं 17 और 19 में अगर कैश इन्वॉल्व हो रहा है तो उन्हें कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि आपको आइडिया है कि हमारी अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पर फॉलो हो रही होती है। इनकम स्टेटमेंट आपकी जो एक्रूअल बेसिस पर डेवलप हुई होती है, यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को कंसिडर किया होता है, लिखा होता है। तो इसलिए चांसेस हैं कि कोई आइटम जो 2018 में लिखी हो उसका कैश इन्वॉल्व हुआ हो 17 में, या उसका कैश इन्वॉल्व हो आने वाले डेज जो कि 2019 है वहाँ पर। तो अगर हमें इस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है 2018 की, तो हम जस्ट और जस्ट 2018 में अगर कैश इन हो रहा है बिजनेस में या आउट हो रहा है तो उन्हें कंसिडर करेंगे। 17 और 19 इन दोनों ईयर्स के कैश इन्वॉल्वमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब ये बात की जाती है कि कैश आइटम्स को कंसिडर करना है तो कन्फ्यूजन आने के चांसेस हैं कि 17 में तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, 19 में तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो फिर अगर कैश इन्वॉल्व हो रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पॉइंट मेन समझने का ये है कि चूँकि हम 17 या 19 के कैश फ्लो नहीं बनाना चाह रहे, रादर 2018 की हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए 17 और 19 को कंसिडर नहीं करेंगे। ये मैंने वर्ड यूज़ किए हैं बार बार के कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी मीनिंग है 2018 की आइटम में अगर उनका कोई अफेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो उन्हें माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये आगे चलकर मैं कुछ आपके साथ एग्जांपल भी शेयर करूंगा तो उसमें ये आपको और क्लियर हो जाएगा। चलें, एक तो ये बात होगी कि इसमें कैश आइटम्स को कंसिडर करना है और करंट पीरियड के रिलेटेड जो कैश आइटम्स हैं जस्ट उन्हें। और दूसरी बात ये कि अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि बनाने के लिए कुछ आपको डाटा चाहिए, वो डाटा इसका मिलेगा आपको बैलेंस शीट से और इनकम स्टेटमेंट से।
बैलेंस शीट भी 2018 की और इनकम स्टेटमेंट भी 2018 की होगी अगर हमारा कंसर्न है 2018 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। अब ज़रा आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों के स्ट्रक्चर की तरफ देखें। इनकम स्टेटमेंट जो है वो तो एक पीरियड का रिज़ल्ट शो करती है, यानी कि अगर वो एक पूरे एनुअल पीरियड की बनी हुई है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रिज़ल्ट शो कर रही है, यानी कि सेल जनवरी से लेकर दिसंबर तक की उसमें लिखी हुई नज़र आएगी, सारी की सारी सेल्स आ जाएंगी। इसी तरह उसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे लिखे हुए नज़र आ जाते हैं। जबकि बैलेंस शीट आपको आइडिया है कि वो एक पीरियड का रिजल्ट शो नहीं करती, राज एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का रिजल्ट शो करती है। अगर बैलेंस शीट जैसा कि मैंने 2018 की बात की है तो 18 के जनवरी में है तो जस्ट जनवरी का रिजल्ट शो करती है, मार्च है तो मार्च का शो करेगी, दिसंबर है तो दिसंबर का शो करेगी। अब चूंकि हमने बात की है 2018 तो 2018 के एक ओपनिंग बैलेंस शीट ले लेंगे और 2018 की एक क्लोजिंग बैलेंस शीट ले लेंगे। तो इनको जब हम एवरेज आउट करेंगे, जब इन दोनों को कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे विद इनकम स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी एक पूरे पीरियड का रिजल्ट शो कर रही है, तो वहाँ से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता हूँ। मैं इसी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक इनकम स्टेटमेंट चाहिए होगी 2018 की और दो बैलेंस शीट चाहिए होंगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको एक डिस्क्रिप्शन दी थी वो जो समझाने के लिए थी कि क्यों दो बैलेंस शीट चाहिए। वो इसलिए चाहिए थी कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट को जो एक स्पेसिफिक पॉइंट का रिज़ल्ट बताती है कंपेयर करने जा रहे हैं उस स्टेटमेंट के साथ जो आपको एक पीरियड का रिज़ल्ट शो करती है। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को एक कंप्लीट पीरियड के साथ, एक स्पैन के साथ कंपेयर कर सकें। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या चेंजेस आई हैं, ज़ाहिर बात है जो चेंजेस आई होंगी उन्हीं में कैश इन्वॉल्व हुआ होगा। कोई चेंज नहीं आ रही तो कैश के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, यानी कि कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई होगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो आपको 2018 के लिए एक इनकम स्टेटमेंट 2018 की और दो बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग 2018 के चाहिए होंगी। ओके फाइन, ये बात तो क्लियर होगी कि हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए होंगी बनाने के लिए। दूसरी बात ये कि अगर हम बिजनेस के तमाम एक्टिविटीज़ को अगर हम डिवाइड करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ द अक्रेंस ऑफ द इवेंट्स, तो वो तीन तरह की हो सकती हैं। एक मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, दूसरी इन्वेस्टिंग हो सकती हैं और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब अगर तो कोई कैश फ्लोज रेलेवेंट हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के तो उन्हें मैं कहूँगा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इसी तरह जो रेलेवेंट होंगे इन्वेस्टिंग के उन्हें कहा जा सकता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, और जो कैश फ्लोज रेलेवेंट हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के उन्हें हम कहेंगे फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। इसी को मज़ीद अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ऑपरेटिंग कैश इन फ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। ये जो इनफ्लोज है इसके मीनिंग है कैश रिसीव होना, जो आउटफ्लो है इसके मीनिंग है कैश का पे होना। इसी तरह इन्वेस्टिंग इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो सकते हैं और फाइनेंसिंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज भी हो सकते हैं। मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बेसिकली वर्ड ऑपरेशन से है। बिजनेस के ऑपरेशंस नॉर्मली क्या होते हैं, सेल एंड परचेज होता है, और ये आपको बिज़नेस के जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये अगर आप देखना चाहें तो आपको इनकम स्टेटमेंट से, करंट एसेट से और करंट लायबिलिटीज़ में नज़र आते हैं, क्योंकि बिज़नेस के जो करंट ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली एक पीरियड तक यानी कि मैक्सिमम 1 साल तक ही नज़र आते हैं नॉर्मली। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फाइंड करने हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट को सेल से लेकर नेट इनकम तक कंसीडर करेंगे और बैलेंस शीट में से करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ इन दोनों को कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फाइंड आउट करने हैं तो इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट सारी की सारी सेल से लेकर नेट इनकम तक जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे कंसिडर होंगे। इसी तरह बैलेंस शीट में हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स में से जस्ट करंट एसेट्स को कंसिडर करना है और राइट साइड में से जस्ट करंट लायबिलिटीज़ को, क्योंकि ये मेरे ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मेरा वर्किंग कैपिटल होता है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इनको यूज़ किया जाएगा टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इनमें एक बात ज़रा माइंड में रखने की है कि करंट एसेट्स की जब बात करते हैं तो करंट एसेट्स में मेरे पास वहाँ पर कैश एंड कैश एक्विवेलेंट का बैलेंस लिखा हुआ नज़र आता है, तो कैश एंड कैश एक्विवेलेंट का बैलेंस मैं कंसिडर नहीं करूँगा। रीज़न क्या है कि यही वो बैलेंस है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी बात, करंट लायबिलिटीज़ में हम नोट्स पेएबल जो कि शॉर्ट टर्म है ऑब्वियसली उनको कंसिडर भी नहीं करते। क्यों कंसिडर नहीं करते? उसकी रीज़न ये है कि शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल में नॉर्मली कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है और आपको आइडिया है कि अगर कोई पर्सन मुझे एक्चुअल फिज़िकल फॉर्म में कैश प्रोवाइड कर रहा है तो वो मुझे बेसिकली फाइनेंस कर रहा होता है। तो चूँकि अब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फाइंड करना चाह रहे हैं तो करंट लायबिलिटीज़ में अगर मुझे नोट्स पेएबल लिखे हुए नज़र आते हैं तो इट मीन्स इन शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल का मुझे कैश फिज़िकल फॉर्म में प्रोवाइड किया गया होगा। तो इसलिए इन नोट्स पेएबल को ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कंसिडर नहीं करेंगे, रादर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में कंसिडर करेंगे। अगर आप वीडियो को पॉज करके रोक कर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में बिल्कुल एंड पर जो डॉटेड लाइंस है उसके ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल। ये वही शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल हैं जो कि हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में एक्सक्लूड किए थे। तो चूँकि अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की, तो इसलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में करंट लायबिलिटीज़ में जो शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल हैं उन्हें एक्सक्लूड करेंगे, उन्हें इंक्लूड करेंगे इन फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। दूसरी बात, अगर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज की बात करेंगे तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज फाइंड आउट किए जा सकते हैं बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब ज़रा नोट करें, यहाँ मैंने इनकम स्टेटमेंट के किसी अकाउंट की बात नहीं की, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में सेल से लेकर नेट इनकम तक जितने अकाउंट्स हैं वो सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। और इनकम स्टेटमेंट सारी की सारी आपकी एग्जॉस्ट होगी। अब कौन सी स्टेटमेंट बचती है? चूँकि दो ही थी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट अगर एग्जॉस्ट हो चुकी है तो जो बचने वाली स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। तो इट मीन्स बैलेंस शीट में से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को भी कंसिडर कर लिया है। तो मेरे पास कौन कौन सी आइटम बचती हैं? तो लेफ्ट साइड पे देखिए, करंट एसेट के बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। यही लॉन्ग टर्म एसेट जो हैं मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को शो करते हैं। आपने नॉर्मल लाइफ में भी सुना होगा, कोई पर्सन ये कहता है कि मैंने लैंड में इन्वेस्टमेंट की है, मैंने अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है। क्यों, क्या कर रहा होता है? वो बाय कर रहा होता है, वो परचेज़ कर रहा होता है, या लैंड बाय कर रहा होता है, या प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, या बिल्डिंग बाय कर रहा है, या मशीनरी बाय कर रहा है, या प्लांट बाय कर रहा है। तो आपने ये वर्ड नॉर्मल लाइफ में बारहा सुना होगा कि वो इसको इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो ये वहीं से ही इसको रिलेट किया गया है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज तो आप खुद से भी कॉमन सेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को शो कर सकते हैं या मेरी इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज को शो कर सकते हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा समझने का है कि जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, एक होता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर सेल करूं और एक होता है मैं दूसरी कंपनी के शेयर परचेज़ करूं। अगर तो मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज़ कर रहा हूं तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा, शेयर होल्डर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, या कोई इन्वेस्टर है, वो स्टॉक एक्सचेंज से दूसरी कंपनी के जब शेयर परचेज़ करता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसलिए ये भी इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का पार्ट बन जाता है। अब ज़ाहिर बात है, अगर शेयर्स परचेज़ किए जाएंगे तो परचेज़ करके कैश पे करना होगा तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हो जाएगा। इसी तरह शेयर अगर ये सेल करेगा तो सेल करके कैश रिसीव होगा तो ये इसका इन्वेस्टिंग इनफ्लो हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं अपनी कंपनी के, अगर मेरी कंपनी का नेम है ABC, तो ABC कंपनी के शेयर अगर मैं सेल कर रहा हूँ और मैं इसका ऑनर हूँ यहाँ पर, यानी कि अपनी कंपनी के शेयर जब सेल किए जाएं तो उस वक़्त ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाती है। तो चूँकि जब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाती है उस वक्त ये इक्विटी में रिपोर्ट होती है। तो ये ज़रा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वर्ड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के क्या मीनिंग है। देखिए, जब अगर पर्सन कोई आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, वो चाहे बॉन्ड्स बाय करे, चाहे डिबेंचर्स बाय करे, चाहे वो शेयर परचेज़ करे,
तो आप उसको सेल करें, तो वो आपके लिए फाइनेंसिंग है, चूँकि आपको फंड्स पैसे प्रोवाइड कर रहा है। इन्वेस्टिंग क्या है कि आप लैंड बाय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज़ कर रहे हैं, इस तरह से सो ऑन जो है। तो इसलिए जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको लिखा नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट सबसे पहले वहाँ पर, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कंसिडर किया गया है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि शायद ये एक्विटी वाली शेयर्स हैं। अगर ये एक्विटी में लिखे जाते फिर ये फाइनेंसिंग बन जाती। समहाउ मैं दोबारा यहाँ तक जितना डिस्कस किया उसको रिपीट करता हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में सेल से लेकर नेट इनकम, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में जस्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स को कंसिडर किया जाता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे नज़र आते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर मेरे पास बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट थी, इनकम स्टेटमेंट सारी की सारी एग्जॉस्ट हो गई है, बैलेंस शीट में करंट एसेट भी कंसिडर कर लिए हैं, करंट लायबिलिटीज़ भी कंसिडर कर ली हैं, लॉन्ग टर्म एसेट भी कंसिडर कर लिए हैं, तो कौन कौन से अकाउंट्स बचते हैं? ऑब्वियसली आपके माइंड में जो आ रहा है बिल्कुल सही है कि वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और एक्विटी। अब ज़रा फाइनेंसिंग कैश फ्लोज के अगेंस्ट देखिए, मैंने वहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ प्लस एक्विटी लिखा हुआ है। इसी के साथ मैंने साथ लिखा हुआ है एंड शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, चूँकि एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में मुझे कैश मिलता है, क्योंकि सेकंड पार्टी मुझे कैश प्रोवाइड कर रही है, मुझे फाइनेंस कर रही है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। तो आप तीनों एक्टिविटीज़ को स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज कहाँ कहाँ से फाइंड आउट हो सकते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में से। ये आपके सामने अवेलेबल है। आप इसको दोबारा इस लेक्चर को रिपीट करके सुन भी सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मैं समराइज्ड फॉर्म में ज़रा इसको दोबारा कोशिश करता हूँ एक आध मिनट में दोबारा ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपके साथ ले आऊँ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जस्ट कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, करंट पीरियड का कंसिडर किया जाएगा। थर्ड, ये बात कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट चाहिए, और इस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अब अगर बिज़नेस के पूरे इवेंट्स की बातें की जाए, एक्टिविटीज़ की बातें की जाए, तो तीन तरह की हो सकती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहाँ से फाइंड होंगे? ये सारे की सारी जो इनकम स्टेटमेंट है सेल से लेकर नेट इनकम तक, और बैलेंस शीट में करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ के थ्रू। इसी तरह इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज कैसे फाइंड आउट होंगे? बाय कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कि बैलेंस शीट में से है, और फाइनेंसिंग के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, एक्विटी और शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल। बस ये बातें हमने डिस्कस की अभी तक। अच्छा, बाकी जो मैंने यहाँ एक्विटी के साथ देखी, यहाँ लिखा हुआ है ऑनर्स, पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स। ये वो वाली बात है जो कि है तो एक्विटी है, सम टाइम कहते हैं ऑनर्स एक्विटी, सम टाइम कहते हैं पार्टनर्स एक्विटी, और सम टाइम वर्ड यूज़ करते हैं हम शेयर होल्डर्स एक्विटी। आपको पता है बिजनेस की टाइप चेंज होने की वजह से ये नाम चेंज हो जाते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वर्ड यूज़ किया जाता है ऑनर्स एक्विटी, और अगर पार्टनरशिप है तो वर्ड यूज़ किया जाता है पार्टनर्स एक्विटी, और अगर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, तो फिर वर्ड यूज़ किया जाता है शेयर होल्डर्स एक्विटी। तो इसलिए मैंने जस्ट वर्ड एक्विटी का लिखा है, तो अगर जस्ट एक्विटी का यूज़ कर लें तो वो भी एक ही चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने एक ज़रा देखिए बिल्कुल राइट साइड पे, राइट बॉटम पे शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल लिखे हुए हैं और लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल लिखे हुए हैं। दोनों का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ शो करवाया गया है। ये जस्ट ये समझाने के लिए, बताने के लिए है कि नोट्स पेएबल को कैसे कंसिडर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वैसे तो पहले बात हो चुकी, लेकिन दोबारा एक समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पर इसको अलग से शो करवाया गया है ताकि यहाँ स्टूडेंट्स को नॉर्मली ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है तो वो आपको क्लियर हो जाए। अब ज़रा देखिए, शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल सबसे पहले लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ होने का मतलब क्या होता है कि मैंने इशू किए होंगे। अब जब इशू किए होंगे तो इट मीन्स इनको इशू करके मुझे कैश रिसीव हुआ होगा, कैश अवेलेबल हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले नोट्स पेएबल थे 1,00,000 रुपए के। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है वो शो करती है 1,20,000 के नोट्स पेएबल। इसका मीनिंग क्या है? नोट्स पेएबल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब अगर नोट्स पेएबल मेरे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो 20,000 का इंक्रीज़ आया है ये मुझे कैश मिला होगा। अब मुझे जब ये कैश मिला है तो चूँकि कैश इन्वॉल्व हो गया है, तो इसे आप बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में
कंसिडर किया जाए या ना किया जाए? जी बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसे कंसिडर किया जाएगा। कितना कैश जी इंक्रीज़ हुआ है? 20,000। तो सही बात है बिल्कुल आपका कि ये 20,000 ही लिखा जाएगा। और ये कैश 20,000 बताइए ज़रा, रिसीव हुआ है या पे हुआ है? जी, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये कैश क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे इनफ्लो कंसिडर किया जाएगा। और अगली बात ये बताइए, कहाँ लिखा जाएगा? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? ज़रा सोचिए, रिकॉल करें, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। जी बिल्कुल, आपका आंसर सही है कि आप ये कह रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज़ में हमने ये लिखा था कि एक्सक्लूड करेंगे ऑपरेटिंग में। तो अगर एक्सक्लूड करेंगे फिर कहाँ लिखेंगे? फाइनेंसिंग में। बिल्कुल सही बात है, चूँकि मुझे फिजिकल फॉर्म में कैश मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, तो मेरे लिए मुझे फाइनेंसिंग हो रही है, तो इसलिए इसे मैं फाइनेंसिंग इनफ्लो लिखूँगा। तो यानी कि शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल का इंक्रीज़ होना फाइनेंसिंग इनफ्लो समझा जाएगा और फाइनेंसिंग कैश फ्लो में कंसिडर होगा। इसी तरह अगर ये शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल डिक्रीज़ हो रहे हो, तो डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि पहले मेरे पास ये थे 1,50,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये मुझे शो हो रहे थे 1,10,000। अब 110 और 150 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 40,000। इट मीन्स के ये बैलेंस कम क्यों हुआ होगा? ऑब्वियसली पे किया होगा, तभी रिड्यूस हो रहे हैं। ये कितना पे कर दिया? 40,000 पे कर दिया। अब ये चूँकि मैंने अपनी जो फाइनेंसिंग हुई हुई थी उसी को पे कर रहा हूँ, तो ये फाइनेंसिंग आउटफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए इसे भी फाइनेंसिंग कैश फ्लो में कंसिडर किया जाएगा। थर्ड लाइन पर ज़रा देखिए, लिखा नज़र आता है आपको लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल। अब लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल का इंक्रीज जो शो हो रहा है, इसके साथ आपको क्रॉस का साइन लिखा नज़र आता है। इट मीन्स इसे कैश फ्लो में कंसिडर नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? नॉर्मली लॉन्ग टर्म नोट पेएबल जब भी इशू होते हैं, इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल, आप कहीं से बिल्डिंग बाय करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कोई लैंड बाय करते हैं, कोई प्लांट बाय करते हैं, तो आप क्या होते हैं, कोई पार्शियल कैश पे कर देते हैं और रिमेनिंग बैलेंस के लिए एक नोट लिख कर साइन करके, यानी कि नोट इशू कर देते हैं उसे। तो चूँकि अगर आपने सपोज़ बिल्डिंग बाय की 10 लाख की, कैश पे किया 2 लाख, तो कैश कितना इन्वॉल्व हुआ है? 2 लाख इन्वॉल्व हुआ है ना। तो कैश फ्लो में 2 लाख आना चाहिए, ना कि 10 लाख, क्योंकि अभी तो 8 लाख पे ही नहीं हुआ। तो इसलिए 8 लाख का मैंने क्या इशू किया होगा? लॉन्ग टर्म नोट पेएबल इशू किया होगा। हो सकता है 3 ईयर्स के लिए इशू किया हो, 5 ईयर्स के लिए, जितना भी पार्टीज़ का आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट था, कंसेंट थी, उसके लिहाज से आपने उसको इशू कर दिया होगा समहाउ। लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल का इंक्रीज़ जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे, मैंने अभी ब्रीफ किया है। सपोज़ पहले मेरे पास नोट्स पेएबल नहीं थे, बिल्डिंग बाय की 10 लाख की, तो 10 लाख के लिए मैंने 2 लाख कैश उसी वक्त पे कर दिया और 8 लाख का नोट लिख कर शो कर दिया। अब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको आइडिया है कि लॉन्ग टर्म नोट पेएबल लिखा हुआ नज़र आएगा 8 लाख रुपए से। चूँकि पहले ओपनिंग में 0 था, अभी 8 लाख है, तो इट मीन्स इंक्रीज़ आ गया नोट्स पेएबल लॉन्ग टर्म का। तो लेकिन इसका मुझे कैश नहीं मिला, कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसी तरह मैंने लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल का जो डिक्रीज़ है वो कंसिडर किया जाएगा। अब ये बड़ी, कह लीजिए कि हैरानी वाली बात आपके लिए होगी कि ये इंक्रीज़ जो है ये तो कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं था। तो अभी सर ने ये बात कर दिया है कि जी ये जो डिक्रीज़ हो रहा है इसको कंसिडर किया जाएगा। और भाई रीज़न ये है ना कि जब डिक्रीज़ होगा, यही जो आपका कह लीजिए 3 साल का कमिटमेंट थी आपकी, तो 3 साल बाद जब ये डिक्रीज़ कैसे होगा? जब पे करोगे। जब पे करोगे तो कैश इन्वॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है आपकी कि कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त आप कैश पे करके इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं, उसको ऑफसेट कर रहे होते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, तो इसलिए हम उस वक्त इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये आपको डिटेल मिल जाती है नोट्स टू द अकाउंट से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, वहाँ से क्लियर हो जाता है कि डिक्रीज़ कैश की वजह से हुआ है किसी और की वजह से। क्योंकि नॉर्मली कैश की वजह से होता है 99% केसेस में, इसलिए हम इसको कह लेते हैं कि ये इसका डिक्रीज़ जो है ये कैश फ्लो में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये कैश की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। दूसरा कंपोनेंट आप ये समझिए कि इसमें आपको पता है कि लॉन्ग टर्म 3 साल लाइफ थी, फर्स्ट ईयर गुजरा, कितनी लाइफ रह गई इसकी? 2 ईयर्स। सेकंड ईयर भी इसका गुजर गया, कितनी लाइफ रह गई इसकी? 1 ईयर। अब 1 ईयर बताइए लॉन्ग टर्म होता है कि शॉर्ट टर्म होता है?
शॉर्ट टर्म होता है। और जब शॉर्ट टर्म आ गया तो शॉर्ट टर्म नोट पेएबल आप बताइए, हमने क्या कहा था, कंसीडर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जी बिल्कुल, बात आपकी सही है कि कंसीडर किए जाने चाहिए। तो इसलिए हम शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल को कंसीडर करते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म रिड्यूस होता है, पे हो जाता है, तो उसकी लाइफ उस वक्त शॉर्ट टर्म हो चुकी होती है, तो इसलिए उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये बात वही है, उसको आप ये कह लेंगे शॉर्ट टर्म लाइफ बन जाती है, या आप दूसरे वर्ड्स में ये कहना चाहें कि ये लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल जब रिड्यूस होंगे, कम होंगे, तो उसे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को जस्ट और जस्ट ये बताया है, ये समझाया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, और उन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी आइटम्स, कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरह के कैश फ्लोज को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होंगी। मैं अभी तक के लेक्चर को समराइज़ करता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इन और आउट होना देखा जाएगा, और जस्ट कैश आइटम को कंसिडर किया जाएगा। नॉन कैश आइटम को कोई लिफ्ट नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं कि जो गरीब होता है, जो हमारी सोसाइटी में पुअर लोग होते हैं, हम जिनके पास कैश नहीं होता, उन्हें लिफ्ट नहीं करवाते। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम नॉन कैश आइटम को लिफ्ट नहीं करवाएंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बनाने के लिए क्या चाहिए थी? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट एक ओपनिंग होनी चाहिए थी, क्लोजिंग, और एक इनकम स्टेटमेंट सेल्स से लेकर नेट इनकम तक। फिर हमने बात की कि सेल्स से लेकर नेट इनकम तक, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फाइंड करने के लिए यूज़ होंगी, और लॉन्ग टर्म एसेट जो है ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज को फाइंड करने के लिए यूज़ होंगी, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड एक्विटी जो है प्लस शॉर्ट टर्म नोट्स पे ये यूज़ होंगे फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को फाइंड आउट करने के लिए। और एंड पर मैंने ये बात की थी कि शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल, लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है ये कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो उसमें ये बात की थी कि जस्ट लॉन्ग टर्म नोट पेएबल का जो इंक्रीज़ है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं होता, बाकी चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है वो कंसिडर होंगे। सिर्फ कौन सा कंसिडर नहीं होना? लॉन्ग टर्म नोट पेएबल का इंक्रीज़। थैंक यू वेरी मच। अभी जो सेकंड वीडियो में आपके साथ फ्रेम करके आपके साथ शेयर करूँगा वो होगी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।